हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 27 मार्च। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाइए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्विज आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? स्पेस एक्स के नाम है। 143 सैटेलाइट इसने एक साथ लॉन्च किया था। ठीक है, इससे पहले ये रिकॉर्ड था इसरो के नाम। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना से बुंदेलखंड को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। इसी वजह से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में अभी एक डील साइन हुई है। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। ऐसे ही आप सभी लोग डिटेल में आंसर किया करो और वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन से खेल को शामिल किया गया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में दोस्तों योगासन को शामिल कर लिया गया है। योगासन एक नया खेल, इसको शामिल कर लिया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 2021 वाले संस्करण में। किसने घोषणा की है? तो जो हमारे खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू, इन्होंने घोषणा की है इसकी। ठीक है, तो योगासन अब शामिल होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आया है, इसके बारे में जानिए। देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण हुआ था वो हुआ था नई दिल्ली में, दूसरा संस्करण हुआ पुणे में, तीसरा संस्करण हुआ गुवाहाटी में और चौथा संस्करण अभी ये होने वाला है। और कहाँ पर होगा? ये होगा हरियाणा में। ठीक है, तो चौथा संस्करण जो है 2021 वाला, उसमें अब योगासन नाम के नए खेल को शामिल किया गया है। इसमें विमेंस और मेंस दोनों कैटेगरी के लिए शामिल किया गया है। अब आप कहेंगे योगासन तो हमने खेल सुना नहीं। योगासन को खेल के रूप में दोस्तों 2019 में मान्यता मिली। ठीक है, 2019 में महासचिव के रूप में HR नागेंद्र को नियुक्त किया गया है और बाबा रामदेव तो आप जानते ही हैं। तो इन दोनों ने मिल करके इसे अंतर्राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ का गठन किया और इसके महासचिव पहले HR नागेंद्र जी बनाए गए। क्लियर? तो तब से ये खेल है और अब इसे खेल के रूप में शामिल किया जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। अब योग आया है, योग के बारे में जानिए दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और अभी हाल ही में उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया गया ऋषिकेश में। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला है, भारत सरकार ने किस कंपनी को बिना नीलामी के 5G स्पेक्ट्रम देने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने घोषणा की है कि BSNL और MTNL इन दोनों कंपनियों को बिना नीलामी के 5G स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले समझिए ये 5G स्पेक्ट्रम होता क्या है। जो आप लोग 3G 2G 5G यूज करते हो ना, ये जो कंपनियां होती हैं, चाहे वो जियो, एयरटेल हो, वोडा हो, ठीक है, इन कंपनियों को पहले स्पेक्ट्रम दिया जाता है। स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है। आपने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सुना होगा ना, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, उसमें यही हुआ था। नीलामी को लेकर के 2G नीलामी को लेकर के घोटाला हुआ था। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम समझ लीजिए एक प्रकार से सीधी भाषा में बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ मतलब अपर फ्रिक्वेंसी और लोअर फ्रिक्वेंसी के बीच की जो रेंज होती है वो बैंडविड्थ होती है। अब देखिए इससे क्या मतलब हुआ। देखिए, जैसे आप लोग रेडियो FM सुनते हो ना, तो किसी एक चैनल का जो FM का चैनल होता है उसका एक बैंडविड्थ होता है। ठीक है, जैसे 93.5 होता है, ऐसे ही एक 1.101 होता है, जो भी होता है तो उसको एक एक बैंडविड्थ दे दी जाती है। ऐसे ही स्पेक्ट्रम में भी होता है। स्पेक्ट्रम का जब बंटवारा होता है तो अलग अलग कंपनियों को छोटी छोटी रेंज दे दी जाती है। ठीक है, छोटी छोटी बैंडविड्थ दे दी जाती है। अब उसी वो बैंडविड्थ का यूज करके यूजर्स को कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 5G स्पेक्ट्रम होगा और ये स्पेक्ट्रम सरकार के पास होता है। सरकार इसकी नीलामी करती है कंपनियों को। ठीक है, सरकार इसको कंपनियों को बेचती है और इसके बदले में बेचने के साथ साथ ऐसा नहीं है केवल एक बार बेच दी काम खत्म, इसके बाद भी ऊपर से सरकार टैक्स भी लेती है। ठीक है, टेलीकॉम कंपनियों से एक्स्ट्रा टैक्स भी लिया जाता है। चलिए, तो अब ये 5G स्पेक्ट्रम हुआ, ऐसे ही 3G 2G 4G इसके लिए बंटवारा हो चुका था। अब चूंकि 5G आने वाला है तो 5G के लिए डील चल रही है, तो कंपनियां बढ़ चढ़कर इसकी नीलामी भी लगाएंगी। लेकिन अब भारत सरकार ने कहा है कि हमारी जो दो कंपनियां हैं
पब्लिक सेक्टर की कंपनी है BSNL, MTNL भी इसी का पार्ट है। तो इन दोनों को दोस्तों 5G स्पेक्ट्रम बिना नीलामी के दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो 5G स्पेक्ट्रम यानी 5th जनरेशन के लिए स्पेक्ट्रम इसको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। अब देखिए BSNL और MTNL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। BSNL का मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड, MTNL का मतलब महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। सबसे पहले दोस्तों MTNL का ही आया था नाम, MTNL के रूप में स्थापित हुआ था। बाद में इसी की एक राष्ट्रीय कंपनी बना दी गई, भारत संचार निगम लिमिटेड, 2000 में, सन 2000 में। ठीक है, तो इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रवीण कुमार पुरवार, PK पुरवार के नाम से आप लोग ज़्यादा जानते हैं इनको। तो PK पुरवार जी BSNL के करंट टाइम पर CMD हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यही MTNL के भी हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया MTNL से ही BSNL निकला हुआ है। इतना क्लियर है। अभी दोस्तों एक क्वेश्चन आया था चर्चे में कि जियो जो था, रिलायंस जियो जो है, ये अमेरिका में क्वालकॉम के साथ मिल करके पहला 5G टेस्ट किया है। भारत की पहली कंपनी बन गई 5G टेस्टिंग करने वाली। कहाँ पर टेस्टिंग की? ये अमेरिका में की। अब अगर आपसे पूछा जाए भारत में किसने किया, तो भारत में किया दोस्तों एयरटेल ने। एयरटेल ने किया। कुछ ही दिनों के बाद एयरटेल किया इंडिया में 5G का परीक्षण। तो अगर पूछा जाए भारत में पहले कौन किया, तो आप एयरटेल का नाम लेंगे। अगर भारत की कंपनी पूछी जाए तब आप बताएंगे जियो, क्योंकि जियो ने जाकर के अमेरिका में क्वालकॉम के साथ मिल करके 5G टेस्टिंग की हुई थी। ये 2 क्वेश्चन भी आप लोग याद रखेंगे। अगला, महाराष्ट्र सरकार ने किस गायिका को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की? तो महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। आशा भोसले दोस्तों महान ये गायिका हैं, इनके बारे में बताने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। लता मंगेशकर की ये बहन भी हैं। ठीक है, तो इनको इस बार के लिए 2020 के लिए दिया जाएगा ये प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण सम्मान। इनकी बहन को दोस्तों 1997 में ही ये मिल चुका है। लता मंगेशकर जी को 1997 में ही महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिल चुका है। अच्छा, आशा भोसले को 2000 में, सन 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। दादा साहब फाल्के अवार्ड इंडियन फिल्म सिनेमा में दोस्तों सबसे बड़ा अवार्ड होता है। भारतीय फिल्म सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। अभी पिछला वाला जो मिला था वो अमिताभ बच्चन जी को मिला है। ठीक है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के बारे में बात करें, इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में। पहली बार मिला था, यानी पहले विजेता PL देश पांडे हुए। और अभी जो पिछले विजेता हैं वो 2015 में पाए हुए थे बाबा साहेब पुरंदरे को। ओके, अच्छा, आशा भोसले जी को अगर बात करें कुछ और अवार्ड जो मिले हैं, तो इनको 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए। इनको 2 बार नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुका है। इनको दोस्तों पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। सन 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है आशा भोसले जी को। अगला देखते हैं, खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने खेलो इंडिया योजना को कब तक विस्तारित किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में खेल मंत्री ने 2021-22 से विस्तारित करके 2025-26 तक के लिए कर दिया है खेलो इंडिया योजना को। ठीक है, खेलो इंडिया योजना जो चल रही थी ये 2021-22 तक के लिए ही थी। अब इसको 2025-26 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है खेल मंत्री के द्वारा। अब इससे क्या होगा, इसके तहत दोस्तों 2025-26 तक खेलो इंडिया योजना चलेगी। इस योजना के तहत होता क्या है, मैंने आपको बहुत बार बताया इसके लिए कि जो खिलाड़ी होते हैं जो खेलो इंडिया यूथ गेम में मेडल लेकर के आते हैं, उनको दोस्तों उनको 8 वर्षों तक 5-5 लाख रुपए वार्षिक दिए जाते हैं। और खेलो इंडिया का जो भी आयोजन होता है उसमें भी खर्च आते हैं। तो ये सभी खर्च जो होंगे ये अब 2025-26 तक आएंगे। तो इसके लिए अभी तक बजट जो था वो 657.71 करोड़ रुपए था। लेकिन अब जब 2025-26 तक बढ़ाया जाएगा तो इसके लिए 8,750 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। तो इतना अनुमानित राशि के लिए खेल मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है कि भैया हमको इतना रुपए दो। तो इतना अगर आप दोगे तो हम 2025-26 तक खेलो इंडिया यूथ गेम को ले जाएंगे, संचालन इसका करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से अब इसको विस्तारित करने की घोषणा भी की गई है और एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी यानी EFC ज्ञापन भी प्रस्तुत कर दिया गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से। ठीक है, अब वित्त मंत्रालय का काम होगा कि वो इसके लिए अपना बजट में से कुछ हिस्सा बढ़ाए और इसको दे। खेलो इंडिया के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला, एशिया मनी द्वारा भारत का सबसे अच्छा SME बैंक किसे चुना गया? तो अभी हाल ही में एशिया मनी ने भारत का सबसे अच्छा SME बैंक चुना है दोस्तों HDFC बैंक को।
HDFC बैंक ये देश का वैसे ही सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है, और इसे अभी हाल ही में SME बैंक के रूप में सबसे बेस्ट बैंक चुना गया है। SME यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बैंक, ठीक है। जो MSME होते हैं, आप लोग MSME भी सुने होंगे। MSME हुआ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और MSME मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसके लिए बेस्ट बैंक चुना गया है HDFC बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। इसको इसलिए चुना गया है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इसने SMEs के लिए, MSMEs के लिए काफ़ी काम भी किए हुए हैं, ठीक है, और इसके चलते इसे 2 अवार्ड भी मिल चुके हैं। ओके, अब देखिए HDFC बैंक के बारे में अगर बात करें, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है ये, और MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन जी हैं। इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अगला है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों संजीव कुमार। कौन? संजीव कुमार जी को नया अध्यक्ष बनाया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। किसकी जगह पर आए हैं ये आए हैं अनुज अग्रवाल जी की जगह पर। सी ऑप्शन में जो दिख रहे हैं अनुज अग्रवाल, इनकी जगह पर अब होंगे संजीव कुमार नए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। ये 1993 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS ऑफिसर हैं। अभी हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति कमेटी ने यानी कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 1995 में हुई, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से याद आया दोस्तों, अभी अडानी ग्रुप ने भारत के 6 एयरपोर्ट के संचालन के लिए समझौता किया था। 2019 में समझौता हुआ था कि अगले 50 सालों तक इन 6 एयरपोर्ट्स का संचालन, ऑपरेशन, पूरी की पूरी जिम्मेदारी, पूरा का पूरा टेंडर जो है वो अडानी ग्रुप संभालेगा। इसमें कौन कौन से थे? इसमें दोस्तों तिरुवनंतपुरम का था एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट था, ठीक है, इसके साथ ही जयपुर का एयरपोर्ट था, अहमदाबाद का एयरपोर्ट भी शामिल था, और क्या शामिल था? और मंगलुरु एयरपोर्ट था शामिल था, मंगलुरु एयरपोर्ट शामिल था, और एक एयरपोर्ट गुवाहाटी एयरपोर्ट। तो ये 6 एयरपोर्ट का संचालन अडानी ग्रुप के द्वारा किया जाएगा अगले 50 सालों तक। अगला देखते हैं, भारत का पहला TB मुक्त जिला किसे घोषित किया गया? तो भारत का पहला TB मुक्त जिला घोषित किया गया है दोस्तों बडगाम जिले को। बडगाम जिला जो है ये है जम्मू कश्मीर का जिला, और इसे भारत का पहला TB मुक्त जिला घोषित किया गया है। अब ध्यान रखिएगा, बडगाम जिले के साथ साथ लक्षद्वीप को भी दोस्तों TB मुक्त घोषित किया गया है। लेकिन लक्षद्वीप क्या है? ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पर जिला पूछा गया है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो बडगाम जिला जो है ये पहला TB मुक्त जिला हुआ, और लक्षद्वीप जो हुआ ये पहला केंद्र शासित प्रदेश हुआ, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश TB मुक्त घोषित होने वाला। अभी इसकी घोषणा की है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं। तो इन्होंने 2025 तक लक्ष्य भी रखा है कि भारत को TB मुक्त कर दिया जाए। दुनिया भर में जितने भी TB के लक्षण आते हैं, TB के रोगी होते हैं, उसमें से 30% जो होते हैं वो भारतीय हैं। अभी 24 मार्च को दोस्तों वर्ल्ड TB डे मनाया गया, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, या विश्व क्षय रोग दिवस, या विश्व तपेदिक रोग दिवस भी इसे कहते हैं। 24 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम रखी गई थी द क्लॉक इज टिकिंग। क्या है? द क्लॉक इज टिकिंग इस बार की थीम थी। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 मार्च 1882 को दोस्तों एक जर्मन फिजिशियन थे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट कोच, इन्होंने TB के बैक्टीरिया की खोज की थी। TB के बैक्टीरिया का क्या नाम होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो TB के बैक्टीरिया का नाम भी आपको याद रखना है। और दोस्तों कल हिंदी का वीडियो कोर्स लॉन्च हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है आप लोगों का, और इसको देख करके मैं काफ़ी खुश भी हूँ, क्योंकि हिंदी से इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिला है। कुछ बच्चे अभी भी डाउट में हैं दोस्तों, उनका डाउट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सेम टाइप का। तो पहला जो डाउट है वो ये है कि ये वीडियो कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोस्तों 15 जून के पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा कोर्स भी, और इसके साथ ही आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट भी, जो प्रीवियस ईयर का सेट मैंने कहा था सॉल्व कराने का, वो भी सॉल्व करा दिया जाएगा। दूसरा डाउट ये कि UPSI तक हो जाएगा कि नहीं। तो UPSI में अब जाकर के आप वेबसाइट पर चेक करेंगे तो 1 मई से फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। अब तक 1 अप्रैल से भरा जाना था, अब 1 मई से 31 मई डेट हो गई है। ये तो उन्होंने इसलिए लॉन्च कर दिया था, जारी कर दिया था नोटिफिकेशन की आने वाली भर्ती, जिससे लोग शांत हो जाए जो ट्विटर पर कैंपेन कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद तीसरा डाउट है कि होली में ऑफर आएगा कि नहीं। तो देखिए दोस्तों मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, उसमें लिखा भी गया है कि ये होली प्लस प्री लॉन्च ऑफर इंक्लूडेड है।
तो वीडियो कोर्स में इसके बाद कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है आपको होली में, ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा गया है साफ साफ कि 60% का डिस्काउंट है होली प्लस प्री लॉन्च ऑफर। तो होली का इंतज़ार मत कीजिए। अगर आप आज परचेज कर लेते हो तो पढ़ाई आपकी आज से स्टार्ट हो जाएगी, होली में लेते हो तो होली के बाद से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो ये आपके ऊपर है, आपको आज से पढ़ना है या फिर होली के बाद से पढ़ना है। दूसरी चीज़, ये होली के बाद प्राइस बढ़ भी जाएगा क्योंकि होली तक ही ये ऑफ़र है। इसके बाद एक और पॉइंट कि क्या क्या मिलेगा, इसके लिए तो मैंने डिटेल वीडियो आपको दी हुई है कि क्या क्या आपको इस कोर्स में मिलने वाला है, उसको आप लोग देखिए। फ्री में डेमो क्लास भी है MZT ऐप पर, उस पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रिप्लाई आएगा, आपको उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा, समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी कुछ दिक्कत हो तो आप बताइएगा कमेंट करके। चलिए अगला देखते हैं। अगला, दुनिया का पहला मोबाइल वाटर सेंटर कहाँ खोला गया? तो दुनिया का पहला मोबाइल वाटर सेंटर खोला गया दोस्तों विशाखापत्तनम में। देखिए, मोबाइल मतलब चल मतलब मूवेबल, ठीक है। तो दुनिया का पहला मूवेबल वाटर सेंटर खोला गया है विशाखापत्तनम में, ठीक है। अभी विशाखापत्तनम में दोस्तों वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क और वाटर नॉलेज सेंटर स्थापित किया गया है। इसको बनाया है मैत्री एक्वाटेक ने। किसने? मैत्री एक्वाटेक के द्वारा ये बनाया गया है, जो कि हैदराबाद का एक स्टार्टअप है। वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क दोस्तों, ये ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम के द्वारा, और वहाँ की एक परियोजना है सेवाह योजना यानी कि जल और स्वास्थ्य के लिए सतत उद्यम योजना। इसके साथ और सुरक्षित जल नेटवर्क, इन तीनों ने मिल करके इसे लॉन्च किया है। किसे? वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क को। नाम से ही आपको मिल रहा है वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क, यानी ये मेघदूत समाधान का उपयोग करके वायु से ही, एयर से ही पीने लायक स्वच्छ पानी ये उपलब्ध कराएगा। अच्छा, ये जो वाटर नॉलेज सेंटर है, इसका क्या काम होगा? इसका काम होगा अवेयरनेस फैलाना, लोगों में शुद्ध पानी के महत्व के बारे में बताना। जो स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, ग्रामीण एरिया में, इन सभी जगहों पर जाकर स्वच्छ जल का क्या महत्व है, इसका यूज क्यों करना चाहिए, इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये शुरू किया जा रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के नए CEO कौन बने? तो इसके नए CEO बना दिए गए हैं सौरभ गर्ग जी दोस्तों नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे UIDAI के, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। सौरभ गर्ग जो हैं ये ओडिशा कैडर के 1991 बैच के IAS ऑफिसर हैं। तो इनको अभी हाल ही में नियुक्त कर दिया गया है इसका नया CEO। अब देखिए, UIDAI ये दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक ID सिस्टम है। दुनिया में सबसे बड़ा बायोमेट्रिक ID सिस्टम है आधार, जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। हम सभी के पास होता है आधार, तो वो UIDAI के द्वारा ही अप्रूव्ड होता है। अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक अभी पुस्तक आई थी चर्चे में, राम सेवक शर्मा जी ने लिखी। राम सेवक शर्मा जो हैं ये UIDAI के पहले महानिदेशक थे, ठीक है, प्रथम महानिदेशक थे राम सेवक शर्मा। तो इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है द मेकिंग ऑफ आधार, यानी आधार कैसे बना। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। UIDAI की स्थापना 2009 में हुई थी। वर्तमान में महानिदेशक हैं जे सत्यनारायण। कौन है? जे सत्यनारायण जी हैं। अगला देखते हैं, भारतीय खाद्य निगम के नए CMD कौन बने? तो अभी हाल में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिए गए हैं आतिश चंद्र। कौन? आतिश चंद्र को बना दिया गया नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बिहार कैडर के 1994 बैच के IAS ऑफिसर हैं। अभी वर्तमान में बात की जाए तो कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग की ये संयुक्त सचिव हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं। ओके, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई 1965 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब देखिए, ये तो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक होता है यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, UNFAO। तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। अब 16 अक्टूबर को स्थापना हुई थी, इस वजह से 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। ध्यान रखिएगा, विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, इसी वजह से क्योंकि UNFAO की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है रोम में, इटली में, और क्यू डोंग्यू जी इसके वर्तमान में महासचिव हैं। अगला देखते हैं, वर्ष 2020 के लिए चमेली देवी पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2020 का चमेली देवी पुरस्कार दिया गया दोस्तों नीतू सिंह को। नीतू सिंह एक पत्रकार हैं और इनको चमेली देवी पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा? द मीडिया फाउंडेशन के द्वारा इनको दिया गया है ये अवार्ड। ये गांव कनेक्शन की एक वरिष्ठ संवाददाता है, रिपोर्टर है।
तो 2020 में यौन हिंसा से संबंधित इनकी रिपोर्टिंग के लिए, इनकी प्रकाशित खबरों के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इससे पहले भी इन्होंने कई अवार्ड जीते हैं, जैसे 2020 में ही 2018-19 के लिए इनको राष्ट्रीय लाडली अवार्ड दिया गया था। इसको मैंने कवर किया है वीडियो में और बताया भी था इसके लिए, ठीक है। और 2018 में इनको ब्रेक थ्रू रिफॉर्म अवार्ड मिल चुका है। इससे भी पहले 2015 में इनको कानपुर हिंदुस्तान दैनिक अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, नीतू सिंह को। तो इनको 2020 के लिए चमेली देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर? तो बस दोस्तों, ये तो थे आज के दिन के करंट अफेयर के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। शेयर जरूर कर दिया करो आप लोग वीडियोज़ को देखने के बाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो की PDF फाइल और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप पर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें देखना बहुत सारे बच्चे गलत आंसर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में दूसरा स्थान किस देश का है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो, डिटेल में लिखने का जरूर प्रयास करना। MZT एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। हमारी सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा, PDF फाइल भी वगैरह दी जाती है। तो चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।